हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप प्लेटफॉर्म बाय नवीन सिंह के इस मंच पर आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई? तो यकीनन तौर पर मुझे विश्वास है कि आप बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य की ओर निरंतरता के साथ बिना भटकाव के आगे बढ़ रहे होंगे और अपने विद्यार्थी जीवन के इस कठिन तपस्या में आप पूरे मनोवेग से काम कर रहे होंगे, लगे हुए होंगे। विद्यार्थी का जैसा ज्ञात है कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 से जुड़ा हुआ जो जीके का 40 क्वेश्चन का होता है, उसमें आर्थ पोर्शन के सभी प्रश्नों को क्रमागत रूप से, व्याख्यात्मक रूप से, सटीकता के साथ मैं अध्ययन करने के लिए, उसका पूरे विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हूं। आइए, कहता है इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश के कितने पंचायत को सम्मानित किया गया? पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा विद्यार्थीगण यकीनन तौर पर कि पंचायती राज के लिए सर्वप्रथम जो है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। ये गठन किया गया था संविधान का अनुच्छेद 40 के आधार पर। उसके बाद लक्ष्मी मल सिंधवी आयोग एवं पीके थुंगन आयोग, पीके थुंगन आयोग के सिफारिश पर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और पंचायती राज को 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। पीआरटी के लिए, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी टीचर में भी आपका, चूंकि वहां भी जीके होता है और ये 40 क्वेश्चन जीके से जुड़ा हुआ है मुकेश कुमार, तो वहां भी है उतना ही प्रभावी होगा यकीनन तौर पर। तो अबर जो है सो 45 पूरे देश के 45 पंचायत को उसकी बेहतर कार्य करने की प्रवृत्ति, काम करने की दशा, जो उसके अधिकार में 29 विषय हैं, उस विषय पर बेहतर प्रोग्रेस के आधार पर 45 को पंचायती पुरस्कार के तहत पुरस्कृत किया गया। निम्नांकित में कौन मानव निर्मित झील है? झील झील किसको कहते हैं? चारों ओर स्थल से घिरा हुआ, चारों ओर स्थल, चारों ओर स्थल और बीच में जल राशि हो उसे झील कहते हैं। झील जो है प्राकृतिक तौर पर, जैसे कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है, भारत में चिल्का झील विश्व का सबसे बड़ा झील है, अब संयोग से भारत का भी सबसे बड़ा झील और विश्व का भी सबसे बड़ा झील खारा पानी का झील है। झील खारा पानी, मीठा पानी, गहरा, ऊंचा, विभिन्न प्रकार की होती है। अतीत काल में आप पढ़ते हैं इतिहास के पन्नों पर सुदर्शन झील गिरनार पर्वत के, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो झील कृत्रिम भी हो सकती है। गोविंद सागर झील और पेरियार झील, ये दोनों झील जो हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील और पेरियार झील, ये दोनों झील आपका कृत्रिम झील है, अर्थात यहाँ ए और 4 दो कृत्रिम है। चिल्का भारत का सब एक ऐसा झील है, यह एक लैगून, अर्थात यह एक सागर का झील बना हुआ है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर भी, ये भी लैगून झील का उदाहरण है। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं 1 और 4, तो क्या होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो मानव निर्मित 1 और 4 दो जो है मानव निर्मित है, तो एक से अधिक हो जाती है ना? नहीं विद्यार्थीगण, यहाँ पर पेरियार झील जो है, मुल्ला पेरियार बांध जब बनाया गया था केरल में, मुल्ला पेरियार बांध जब बनाया गया तो उससे निर्मित झील जो है वो पेरियार झील है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। मंतु गुप्ता जी, एकदम आपका उत्तर सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में
बंबई में 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का सबसे फेमस नारा है। इन्होंने वेदों का सरल भाष्य सत्यार्थ प्रकाश वेदों का सरल भाष्य लिखा। तो ये थे कौन? मूलशंकर। इन्होंने केशव चंद्र सेन के कहने पर अपना विचार, अपना उपदेश हिंदी में दिया। ये आडंबर के प्रबल विरोधी थे। आडंबर के 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए। पहला व्यक्ति यही थे जिन्होंने कहा था स्वदेशी विदेशी राज चाहे कितना भी बेहतर क्यों न हो, स्वशासन या स्वदेशी से बेहतर नहीं हो सकता है। कर्क रेखा आपको पता है कि कर्क रेखा किसको कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा गुजरती है कहां कहां से? तो देखिए कंटिन्यू, यदि हम पश्चिम से पूरब चलें तो सबसे पहले वह गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके पश्चात छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इन 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब यहां पर देखिए मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारत के इन 8 राज्य से गुजरती है। ये 8 राज्य आपके सामने कहता है कौन सी नहीं गुजरती है। यहां पर नहीं विकल्प दिया हुआ है। नकारात्मक में उतरता है, उत्तर देना है तो क्या है? मणिपुर। मित्र पर गमछा झार, एक इसका अलग से लोग ट्रिक बनाते हैं, है ना? तो मित्र पर गमछा झार, उसमें उन राज्यों का प्रयोग। चलिए एकदम मंटू जी सही आपका आ गया है। जीतू सिंह जी, गोकक जलप्रपात किसको कहते हैं? तो नदी के अपर्दन से, नदी के युवावस्था में अपर्दन से निर्मित होती है जलप्रपात जो है जब सागर से, जब पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतरती इस प्रकार से खड़ी रूप में, तो लगातार पीछे की ओर खिसकते जाती है। तो अलग अलग राज्य के कर्नाटक का जलप्रपात कुंची कल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उड़ीसा राज्य का जो जलप्रपात है डुडुमा उड़ीसा का जलप्रपात है जो मचकुंद नदी पर बना हुआ है। ये जलप्रपात गोकक घाट प्रभाव पर है। कर्नाटक में अर्थात ए और बी दोनों सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक गोकक जलप्रपात कर्नाटक में। सर जी बोलते हैं मेरा नाम। क्या बात है मिथुन गुप्ता जी, क्यों? मिथुन गुप्ता जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? मिथुन गुप्ता जी, नीतीश कुमार, खुशबू सिंह, पिंकी कुमारी, मिथुन गुप्ता, शिवम, कपिल, ये तमाम विद्यार्थी जो उपस्थित हैं, सही विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन है। जीतू सिंह जी बोलिए। मिथुन बाबू, दादा भाई नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। दादा भाई नेहरू जी के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1892 में ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहला भारतीय भी थे। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादा भाई नेहरू जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो 3 बार बने, 1886, 1906 और तीसरा बार बने थे पहले 1893 में भी। 1893 में बने। 1886 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दूसरा बार हुआ था, उसमें भी एक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
ये कांग्रेस के अध्यक्ष एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार रहे। तो यहाँ पर देखिए 1896 भी है, 1906 भी है, तो स्पष्ट है 1893 भी चली, तीनों का तीनों है। तो क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो तीनों बार यहाँ का जो आपका संयोग देखिए तीनों है, तीनों का तीनों दिया हुआ। दादा भाई नेहरू जी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और तीनों बार यहाँ विकल्प दिया हुआ है, जहां 1906 में इन्होंने कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने स्वराज की मांग पहली बार जो है गर्मपंथियों के दबाव में, पहली बार गर्मपंथियों के पंचायती राज के लिए बाबू मिथुन जी, पंचायती राज के लिए सबसे पहली बार देखो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। 1977 में पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1986 में पंचायती राज के लिए राव समिति का गठन किया गया। 1987 में पंचायती राज के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी आयोग का गठन किया गया। 1987-88 में ही पंचायती राज के लिए पीके थुंगन आयोग का गठन किया गया। पंचायती राज को अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक में कुल 16 अनुच्छेद में रखा गया, जो भाग 9 में शामिल है मिथुन जी। चलिए बाकी तो सवाल के आधार पर क्वेश्चन देना है, क्लास तो यहाँ है नहीं जो कि बहुत ज्यादा विस्तार दे सकते हैं मिथुन बाबू। दक्षिण पश्चिम मानसून के काल में निम्नांकित स्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत की जो अधिकांश वर्षा होती है, भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, या कह सकते हैं लगभग 85% वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन चेन्नई में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून से, तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्व मानसून से, तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होती है। और ये वर्षा अक्टूबर से दिसंबर तक, ये वर्षा जो होती है अक्टूबर से दिसंबर तक में वहां वर्षा होती है। तो चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी। सबसे पहले पंचायती राजस्थान में लागू हुआ, एकदम विद्यार्थी आपका सही जीतू सिंह जी। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ, लेकिन 73वां संविधान संशोधन के बाद जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया तो पहला राज्य मध्य प्रदेश था जहां पंचायती राज को लागू किया गया, जहां पंचायती राज को लागू। पीआरटी का क्वेश्चन पेपर सर एकदम कह सकते हैं, पीआरटी का क्वेश्चन पेपर भी है ये। ऐसे तो ये मूलतः 6 to 10 के लिए है, पीआरटी के लिए अलग से, क्योंकि पीआरटी तो केवल जीके का क्षेत्र ज्यादा रहेगा है ना। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, परमानंद, सोहन सिंह भखना के द्वारा 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अर्थात क्या है 1 2 1 3 अर्थात सभी का सभी, तो उपयुक्त में से हमको ये देना होगा क्योंकि तीनों का तीनों सही, अमेरिका में सही, यही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित हुआ, लाला हरदयाल इसके संस्थापक से। इसलिए जैसे विकल्प में हमें डी को ही विकल्प के रूप में चुनना होगा। गदर पार्टी विदेशों से रहकर भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व करने के उद्देश्य से लाला हरदयाल परमानंद के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। विद्यार्थीगण, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 40 दंगल बैच के नाम से एक साइंस का बैच स्पेशल शुरू हो रहा है। वो बैच हमारे सुजय सर पढ़ाएंगे और आपको पता है क्योंकि लगातार सुजय सर आपसे जुड़े रहते हैं और साइंस का वही आपका उसका डिस्कशन भी कराते हैं। उनके पढ़ाने के तरीके और उनकी योग्यता से आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे।
तो आइए उनसे जुड़िए। यदि आपको जो साइंस के विद्यार्थी हैं उत्सुक हैं तो उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 178 के आधार पर विधानसभा अनुच्छेद 178 के आधार पर विधानसभा के गठन के बाद अपनी पहली बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष चुनता है। अब अजीत पवार तो वहां देखिए उप मुख्यमंत्री हैं, आदित्य ठाकरे चलिए ये नेता विपक्ष के सबसे बड़े पिता के बाद अपना दूसरा सबसे बड़े लीडर हैं, ये तो विपक्ष में हैं और ये तो एकमात्र आपके पास विकल्प उपलब्ध होता है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कोई हरदम क्वेश्चन का इधर क्षेत्र है। सूची 1 और 2 को मिलाइए, अलग अलग जो है जैव मंडल भारत में 1 2 नहीं 18 जैव मंडल हैं। सबसे पहले नीलगिरी को ही 1986 में पहला नंबर पर नीलगिरी 1986 में इसे घोषित किया गया। नंदा देवी उत्तराखंड में है 1998 में। उसके पश्चात सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है 1989 में, और कंचनजंगा सिक्किम में है 2000 ईस्वी में। ये भारत में 1 2 नहीं 18 जैव विविधता वाला क्षेत्र है। उसमें ये 4 जैव विविधता का आपके सामने विकल्प दिया हुआ है। तो नीलगिरी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। नंदा देवी कहाँ है, तो यह है उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है, यह है उत्तराखंड में। सुंदरबन कहाँ है, ये है वेस्ट बंगाल में। और कंचनजंगा कहाँ है, ये है सिक्किम में। चलिए ये अदर क्वेश्चन जानकारी भी आपको प्राप्त हो चुकी है। निम्न कालक्रम के आधार पर पहले और बाद में जिन्ना की 14 सूत्री मांग 1929 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया। गांधी जी की 11 सूत्री मांग 1930 में दी गई। ये मांग जब अस्वीकार हो गया तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। जी बी ना होगा, मैं समझा नहीं बाबू। मिथुन जी किसके बारे में, कौन सा क्वेश्चन? इसी प्रश्न को भी और स्पष्ट करें मिथुन बाबू। प्रश्न आपका पूरी तरह सर जीके का कोई बुक आया है, बुक तो संस्थान जरूर छापा होगा, उसके बारे में मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है। कैसे मिलेगा, तो ऑनलाइन बुक की भी सुविधा उपलब्ध होती है। अब चलिए पहला आया नेहरू रिपोर्ट 2 नंबर है, 2 के बाद 1 1 के बाद 3, अर्थात आंसर आपका सी होगा। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग में रखा था कि भाई यदि नमक बनाने की छूट दी जाती है, नमक पर टैक्स वापस ली जाती है, तो हमारी इस मांग को स्वीकार करते हैं तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करूंगा। नेहरू के रिपोर्ट में जो था भारत को मौलिक अधिकार दिए जाने की मांग किया गया, भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त करने की मांग की गई थी, है ना। टोटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो है, ये जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता है कि 2070 ईस्वी तक भारत को जैविक ऊर्जा को पूरी तरह त्याग देने की घोषणा किया है। जैविक ऊर्जा को पूरी तरह जो है भारत ने समाप्त कर देने, अर्थात कोयला पेट्रोल को पूरी तरह समाप्त कर देने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी जो है गांधी जी का क्वेश्चन होगा। मिथुन बाबू जरूर ऐसा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन तो होनी चाहिए। अभी सामान्य क्लास तो है नहीं कि हम उस प्रश्न को रोक करके पहले उस पर चर्चा करेंगे। गांधी जी का प्रश्न आएगा तो जरूर उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे भाई, निश्चिंत रहें। लेकिन थोड़ा सा तो है कि प्रश्न तो गांधी जी का आना चाहिए ना। यदि गांधी जी का प्रश्न है तो वो बेमौसम का बरसात वाली स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए हर चीज का एक समय है, उसी समय के आधार पर उसको हमको काम करना होगा।
यह अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ 186 मेगावाट 186 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है। चलिए, न्यू बैच आपका बीपीएस शिक्षक भर्ती 406289 10 11 12 का सबका आ चुका है। जनरल स्टडी कॉमन पेपर, जहां मात्र 450 रुपया में पूरे जीएस कॉमन पेपर 40 मार्क का होता है, उसकी पढ़ाई सुयोग शिक्षकों के माध्यम से हर विषय के एक्सपर्ट आपको उसके बारे में बतलाएंगे, ताकि सटीकता के साथ आपको जानकारी प्राप्त हो सके। सिप किला दर्रा कहाँ है? सिप किला हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में कौन दर्रा है? तो नाथुला, सिक्किम में नाथुला। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कौन दर्रा है? तो माना दर्रा। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में माना दर्रा। दर्रा कहते हैं पर्वत का वो कटा छटा भाग जिसके माध्यम से इस पार से उस पार आ जा सकते हैं, उसे दर्रा के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दर्रा उपलब्ध है। पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा उपलब्ध है। जो जिला दर्रा, नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, तो भिन्न भिन्न राज्य में अलग अलग दर्रा है। जहां पर्वतीय क्षेत्र वहां ये दर्रा प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में ये राजस्थान के खेतरी के राजा, राजस्थान के खेतरी के राजा के द्वारा इनको भेजा गया था। और शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त हुआ करता था। इन्होंने 1897 में कलकत्ता में 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए, ताकि इनका गुरु कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी के विचारों से लोगों को अवगत कराया जा सके, लोग उसके बारे में जान सके। अब देखिए बाबू, ज्योग्राफी का जो नोट्स है, तो जो ज्योग्राफी वाले सर हैं वही नोट देंगे। नवीन सर के पास तो कोई अपना नोट होता है, तो शिक्षक के माध्यम से ही नोट दिवा सकते हैं। एमके जी, जो सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं उनसे आप मांग करें तो यकीनन तौर पर वो नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे। कोचिंग के माध्यम से, इंडिविजुअल का तो कोई जगह, कोचिंग के माध्यम से वो नोट उपलब्ध कराएंगे। यकीनन तौर पर जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो नोट्स उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी हैं। निम्नांकित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल पर हुई? 62 दिन तक लगातार भूख हड़ताल रहने के बाद 63वां दिन उनकी मृत्यु हुई थी। वो कौन थे? वो थे जतीन दास। जतीन दास जो है कंटिन्यू 62 दिन तक भूख हड़ताल पर रहने के पश्चात इनकी मृत्यु जो है 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जेल में भगत सिंह और अपने इनके साथी सभी लोग जो है भूख हड़ताल पर थे, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा था। क्या लिखे बाबू, हम समझे नहीं मिथिन गुप्ता जी। जीरो पर भाषण दिए थे। देखिए, भाषण देना वहां जीरो पर भाषण देना नहीं था, जीरो पर भी भाषण दिए थे। वहां था अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भारत की धर्म और संस्कृति से विश्व को अवगत कराना था। तो उन्होंने विश्व को भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, भारत के प्राचीन वैज्ञानिक सोच से उन्होंने पूरे विश्व को अवगत कराया। हाँ बाबू, देखिए मैं 63 दिन, 63वां दिन उनकी मृत्यु हुई, 63 दिन का स्पष्ट उल्लेख किया है अभिनव जी। अभिनव बाबू, मैंने देखिए 63 दिन, 62 दिन के बाद 63वां दिन उनकी मृत्यु होती है, उसका मैंने स्पष्ट उल्लेख किया है। वो 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हुई। तो और उसमें भगत सिंह भी जेल में बंद थे। बिपिन चंद्र क्रांतिकारी, ये कह सकते हैं गर्मपंथी दल के नेता थे। भगत सिंह को सौंदर्य हत्याकांड के आरोप में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई
का निदेशक के रूप में नामित किया है वो हैं भारतीय मूल के काश पटेल, जिन्हें अमेरिका की जांच एजेंसी का प्रमुख के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए, तो आपके सामने एलन मार्क्स ये कंपनी के मालिक हैं। खेलो इंडिया गेम्स जो कि तमिलनाडु में संपन्न हो चुका, तमिलनाडु में ये खेल संपन्न हो गया, जिसमें तमिलनाडु को दूसरा स्थान, तमिलनाडु को पहला स्थान जो है वो पहला स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ था। 38 स्वर्ण पदक प्राप्त करके तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा, पहला स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ था, जिसने 57 स्वर्ण पदक जीता था। तो ये खेल जो है तमिलनाडु में संपन्न हो चुका है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल की स्थापना, पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, अब तो कई जगह ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का निर्माण हो चुका है, तो पहला की स्थापना लेह में किया गया था, ताकि भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सके। भारत को स्वच्छ ऊर्जा भी देखिए, हिमाचल प्रदेश के नापथा झाकरी में, हिमाचल प्रदेश के नापथा झाकरी में ग्रीन हाइड्रोजन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन पहला था वो लेह में। पार चलिए, तो साइंस का क्वेश्चन है, कैंसर, साइंस, सोडियम, आवृत्ति बीज, कोशिका, राणा किस मंत्रालय भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI। अब देखिए, ये वित्त मंत्रालय को तो भाई धन का लेन देन, आय और व्यय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ये तो उद्योग जगत से जुड़ा, तो ये कार्य क्या है, ये विज्ञान टेक्नोलॉजी का विषय है। तो स्पष्ट है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न ही है कि इसमें दूसरा सोचने का विकल्प ही नहीं है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन, अब देखो संयुक्त विमोचन भारतीय सेना का है, तो यहाँ आपका एक विकल्प क्या दिए, वहां एक विकल्प आपके सामने श्रीलंका, अर्थात एक विदेशी क्षेत्र आपके सामने उपलब्ध करा दिया गया है। ये कहाँ हुआ था, वास्तव में ये आपदा राहत से जुड़ा हुआ था। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन का संबंध है आपदा राहत से, जहां भारत के तीनों सेना इसमें कैसे आपदा के समय संग एक दूसरे को साथ दे सकते हैं। और ये किया गया था गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में, अब विकल्प में है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प देना होगा, क्योंकि अहमदाबाद के पोरबंदर में इसका किया गया था। मध्य प्रदेश के पर्यटन ब्रांड का एम्बेसडर बनाए गए हैं पंकज त्रिपाठी को, जो फिल्म के क्षेत्र में बिहार के हैं, लेकिन अच्छे अभिनय करते हैं और इनकी भाषा शैली भी बड़ा ही अच्छी है, बड़ा ही लच्छेदार हिंदी बोलते हैं, हिंदी की अच्छी पकड़ भी इनके पास है। और फिल्म दुनिया में नए काफी जो है सो बेहतर रूप से अपने नाम को आगे कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी से पूरे जाने जाते हैं। तुम कलान जो पौधे का, चलिए तो साइंस वाले बताएंगे। तो साइंस वाले, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है। अब देखिए, भारत के अलग अलग क्षेत्र में इस पर लगातार काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो है असम के जोरहाट में, करंट में असम के जोरहाट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ग्रीन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है। मैंने पहले बताया कि हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। तब तो सब विकल्प पर निर्भर करता है क्या क्या करना है। कुल जनसंख्या के सापेक्ष भारत की जनसंख्या कितना है, भारत की जो जनसंख्या है वो है 1,21,00,00,000 2011 के रिपोर्ट के आधार पर। अभी शायद 1,44,00,00,000 को पार कर चुके हैं, लेकिन अब तो अब बिहार की जनसंख्या कितनी थी, 10,40,00,000, अर्थात 8.58%। 1 अरब में 10% यदि होता तब होता 10% में 10 करोड़, लेकिन 1,21,00,00,000 में 10,40,000 है, तो स्पष्ट है कि ये तो होगा नहीं, 8.58% भारत की आबादी है।
बिहार के दक्षिण गंगा दक्षिण क्षेत्र में, अब दक्षिण में देखिए गया और अरवल दोनों दक्षिण बिहार में है, पटना और मुंगेर दोनों दक्षिण बिहार में, लेकिन पटना दक्षिण में और वैशाली उत्तरी बिहार में है। वैशाली जहां विश्व का प्रथम गणतंत्रीय राज्य लिच्छवी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ करता था, वैशाली जो हो गया अभी मुजफ्फरपुर बोलते हैं। चलिए फिर मैथ का क्वेश्चन है, ये सब मैथ, फिर मैथ आपके सामने है। जब सारा क्वेश्चन मैथ से ही जुड़ा होता है तो मेरे विषय का ये प्रश्न यहाँ पर सेट समाप्त होता है बाबू। हर एक प्रश्न को मैंने पूरी स्पष्टता के साथ आपके सामने रखा ताकि आप बेहतर समझ के साथ उसे तैयार कर सके। हर एक प्रश्न पर महात्मा गांधी के बारे में मिथुन भाई पूछे, चलिए समय है थोड़ा सा बता देते हैं। महात्मा गांधी जो है अठारह सौ तिरानवे में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। वहीं पर उन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए। वहीं से 1903 ईस्वी से शायद 3 ही है, 3 ईस्वी से उन्होंने इंडियन ओपिनियन के नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किए। वहीं पर उन्होंने 1906 से पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से ही किए। 9 जनवरी 1915 को अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के निमंत्रण पर वो भारत वापस लौटे। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को विश्व में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी भारत में बीच में आए थे 1901 में पहली बार कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। 1916 में विधिवत रूप से कांग्रेस के वह लखनऊ अधिवेशन में एक सम्मानित माननीय के रूप में उनकी उपस्थिति हुई। 1917 में वो बिहार के चंपारण सत्याग्रह के सफल कुशल नेतृत्व किए और इसी के आधार पर उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। विद्यार्थीगण चलिए, मिथुनदा आपने कुछ पूछा था, मैंने उसको आधार बनाकर आपके सामने रखा। आज क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। चलिए अब अगले सर से आप अगले विषय के बारे में अध्ययन कीजिए। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार, देखते हैं सर आए हैं या नहीं। चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से। और यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चंस आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस का डिस्कशन को हम लोग देखेंगे। इसमें 8 क्वेश्चंस रहते हैं और ये क्वेश्चंस का डिस्कशन को हम लोग देख लेंगे थोड़ी सी, है ना। चलिए सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि किसी राशि 1.5 साल में 8% की दर से साधारण ब्याज आपका 360 हो जाता है। तो एक बात बताओ कि हम लोग जानते हैं कि एसआई जो होता है वो RT% होता है। तो RT% कहने का मतलब 1.5 गुना 8 करेंगे तो ये 12, 15 थी 20 से 12% हो जाएगा एसआई। और एसआई यहां दे रखा है कितना? 360 दे रखा है एसआई। तो यहां से अगर हम 1% की यहाँ 100% निकालने की अगर बात करेंगे तो 100% यहां निकालेंगे तो 360/12 और ये गुना 100 कर देंगे। तो यहां से 12 तिया 36, 30 बार में, मतलब यहां से मूलधन की बात करेंगे तो मूलधन आपका आ गया कितना? 30,000। मूलधन आ गया 30,000। अब देखो यहां से क्या बोला गया है। अब यहां से सवाल यहां पे ये बोल दिया गया है, देखो यहां पे सवाल क्या बोल दिया गया है, इस बात को समझो। सवाल बोला गया है कि यहां पे समान राशि आपका यही समान होगा, यही राशि होगा, पर समान ब्याज की दर आपका जो है वही 8% होगा, लेकिन समय दुगना हो जाएगा। यहां 1.5 साल है तो यहां समय दुगना हो गया, मतलब ये समय 3 साल हो गया। अब 3 साल समय हो गया तो आप जानते हैं मेरे भाई, एक बात समझो कि यहां पे सीआई की दर से अगर करते हैं तो ये मूलधन और ये अमाउंट। तो एक बात समझो कि इसको रेशियो में ले लो। सबसे पहले इसको 8% को रेशियो में लेंगे तो 8% रेशियो में लेंगे तो 2/25 आया, क्योंकि यहां परसेंट हटाएंगे 100 लिखेंगे
तो यहां से अगर 2 चौक 8 और 25 चौका 100 कट जाएगा, 2/25, मतलब 25 आपका ब्याज, 25 आपका मूलधन है, तो 2 आपका ब्याज मिला तो 27 अमाउंट हो गया। इस तरह से ये 25 होगा तो ये 27 होगा, और ये 25 होगा तो ये भी 27 होगा। तो यहां से एक बात समझे, क्योंकि 3 साल की बात किया गया है। कितने साल की बात किया गया है? 3 साल की बात किया गया है। तो 3 साल में हम जानते हैं, है ना, 3 साल की अगर बात किया गया है तो 3 साल में 25 गुना 25 गुना 25 15,625 होता है, और 27 गुना 27 गुना 27 गुना 27 19,683 होता है। 27 का क्यू देख लो, 6,1983 होता है आपका कितना, आपका 27 गुना 27 गुना 27, ये आपका हो जाता है 16 गुना ये 19,683। ठीक है, अगर यहां से बात करें कि यहां पे सीआई कितने का अंतर होगा, तो सीआई का जब अंतर देखेंगे, मूलधन इतना था और 3 साल के बाद अमाउंट इतना हो गया, तो ये आपका हो गया 4068 हो गया इसका सीआई। तो यहां पे बताओ कि ये जो आपका मूलधन दिया है 15,625, तो यहां पे मूलधन आपका कितना दे रखा है 15,625 यूनिट बराबर आपका 3000 निकालना है सीआई। तो सीआई आपका कितना हो गया, ये 4068 आपका सीआई हो गया। क्लियर है यहां तक? बोलो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताओ 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 भाई, यहां तक किसी को परेशानी है? बात समझ पाए कि नहीं यहां तक? क्लियर है? तो यहां से जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर दो, यहां से 3 से काट दो, 3 से काटेंगे तो आपका आ गया 6 5 11, नहीं कटेगा, 3 से 15, ये कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काट दो। तो एक बात समझना कि इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व करना आपका काम है, आप समय ले लेना, तो इसको सॉल्व कर लेना, और इसका आंसर आ गया इतना, ए नंबर आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, यहां तक। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो, यहां क्या बोला गया है, केशव और विपुल, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट का आयु होगा, प्रेजेंट का आयु होगा। देखो यहां पे बोला गया 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 है। तो एक बात समझो, 12 साल बाद बोला गया है, इसका मतलब क्या होगा कि 9x + 12, केशव भी 12 साल बाद और विपुल भी 12 साल बाद, विपुल भी आपका 12 साल बाद, ये भी 12 साल, ये भी 12 साल के बाद, इसका रेशियो आ गया 13:, कितना 14 आ गया, 13:14 आ गया। तो यहां से गुणा करेंगे 14 नंबर 126, 14 नंबर 126x, ठीक है, और प्लस यहां पे 12 चौक 48, ये आपका 140, और 14 दूनी 28, 168 हो जाएगा, है ना। यहां पे किसी को कोई डाउट? 12 चौक 48 और 12 कहीं 12, 12 4 16, 68 हो जाएगा। और यहां से अगर बात करें तो ये आपका 130x, और यहां पे अगर करें तो 13 गुना 12 156 होता है ना, 100 कितना होता है 56 होता है। तो ये इधर आएगा तो आपका -4x होगा, और ये उधर जाएगा तो आपका देख लो 8 और 8 12 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, 12 हो जाएगा माइनस में। क्लियर है? तो यहां से 4 से 4 कट गया, कितना बार में? 3 बार में। तो आपसे पूछा गया क्या कि केशव का वर्तमान आयु क्या होगा? तो केशव को वर्तमान आयु आप माने हैं 3, x का वैल्यू 3, तो 9 3 आपका कितना हो गया 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया, 27 वर्ष इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल को देखते हैं। यहां पे बोला कि 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या में किसको गुना कर दें कि ये प्राप्त हो जाएंगे? किसमें? इसको किसके साथ गुना कर देंगे? तो 9 छक 54, 54 दू 58, 9 छक 54, 54 दू 58, 56, है ना, 9 छक 54 और 2 56, इसमें किसको गुना कर देंगे? x गुना कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाना चाहिए? 40 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो जाएगा? 40 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से अगर हम x की बात करें कि x क्या होगा, मतलब यही कह रहा है कि x गुना क्या गुना कर दें इसमें कि ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 40 गुना आपका 9 और बटा आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें, यहां से अगर बात करें कि 4 से काटेंगे 4 दहें, और 4 से इसको काटेंगे 14 छक्का 56, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 8 से काट दो, 8 सती 56 और 8 पंचे 40। तो यहां से आपका आ गया 9 पचे 45,
और बटा 7, तो ये आपका आ गया 7 छक 42 और 3, ये आपका आंसर आ गया। किसको गुणा कर देंगे? सी वाले आंसर आ गए, सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है यहां पे ध्यान दो कि आपके थैले में यहां कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा सिक्के के मूल्यों का, सिक्के का मूल्य जो दिया हुआ है, ये मूल्य दिया हुआ है आपका, इतना मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, इतना मूल्य दिया हुआ है। तो यहां पे बोला गया इतना मूल्य दिया हुआ है, इसकी संख्याओं का रेशियो आपका देखो क्या दे रखा है। एक बात बताओ कि ये आपका संख्या का रेशियो दे रखा है, लेकिन आपका कन्फर्म वैल्यू मूल्य के रूप में दिया हुआ है। कन्फर्म वैल्यू मूल्य के रूप में दिया है, लेकिन ये संख्या के रूप में दिया है, तो इसको आपको मूल्य के रूप में चेंज करना पड़ेगा। 1 रुपया का आपके पास 3 सिक्का होगा, 1 रुपया का 3 सिक्का होगा तो कितना रुपया बनेगा? 3 रुपया। 50 पैसे का 4 सिक्का आपके हाथ में दे देंगे तो कितना कहेंगे भाई कि 2 रुपया बना। 25 पैसे का 5 सिक्का आपके हाथ में दे देंगे तो कहेंगे कि सर 1 रुपया 25 पैसा बना। तो यहां पे देखेंगे कि सबसे पैसा कितना टोटल मूल्य बना, 3 2 5 और 1 6, 6.25 मूल्य बना, और यही मूल्य हम लोग के अनुसार मूल्य इतना, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि मूल्य आपका जो है ये इतना यूनिट के बराबर है। तो यहां पे 1 यूनिट का मान अगर निकालना चाहते हैं कि 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो इससे 6.25 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 15 छक्का 90 है ना, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 30 दू 32, अब 15 तिया 45, 45 और यहां पे क्या 15 से कटेगा क्या? 15 देखो तो क्या बोल रहा है भाई, मेरी ऑफलाइन क्लासेस लेना है, शायद 15 से देखो कट जाएगा। 15 पचे 50, 15 छक्का 90, ठीक है 15, ठीक है, ये 15 से आपका कट जाएगा। देखो तो 15 से ये 1 यूनिट बराबर 15 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितना होगा। तो देखो पर ये वाला 3 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 15 है, तो 15 तिया 45 आ जाएगा 1 रुपया वाला। ये वाला आपका कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 15 आया, तो यहाँ 15 पचे 15 चौका 60 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 यूनिट का मान 15 है, तो 15 पचे आपका कितना आ गया? 75, 45 60 75, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। प्रिंस सिंह आपको ऑफिस आना पड़ेगा और ऑफिस से ही आपको लेना पड़ेगा, तो ऑफिस आके ही आप ले सकते हैं। ऑफिस आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए, ऑफिस में पता कर लीजिए। राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है। राम के जो पिता है फादर है, और जो राम है इससे 3 गुनी है, मतलब ये x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3x। कारण 9 साल पहले राम के पिता की आयु, ये प्रेजेंट का दे रखा है, 9 साल पहले, ये भी 9 साल पहले, मतलब यहां से बोला गया प्रेजेंट है 9 साल पहले। अभी से अगर पहले घटाएंगे तो 9 साल आपको घटाना पड़ेगा, तो 9 साल पहले, तो यहां पे 3x माइनस 9 साल पहले है ना। और यहां पे भी अगर बात करेंगे x माइनस 9, मतलब राम भी 9 साल पहले और फादर्स उसके फादर भी 9 साल पहले, 9 साल पहले उसकी आयु की 6 गुना था। किसकी आयु की? अपनी राम के आयु, अपना बेटा के आयु के 6 गुना। इसका 6 गुना है तो इसी में 6 गुना करना पड़ेगा। तो यहां 6x इधर आएगा तो आपका माइनस 3x हो जाएगा। 9 छक 54, और ये 9 उधर चल गया 54, और उधर 9 चल गया, तो आपका आ गया कितना? 45 आ जाएगा आपका ये माइनस में। तो माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर आपका आ गया 45, x बराबर 15 आ गया। तो आपके पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु क्या होंगे, तो राम के वर्तमान आयु x बराबर ही पूछ रहा है, तो राम के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? बोलो किसी को कोई डाउट है? अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये देखो आपका ये सवाल है, यहां पे बोला गया है कि ये इसका पूरे का क्या चाहिए? आयतन चाहिए। तो देखो यहां पे कितना पार्ट है, एक आपका ये वाला शंकु है, एक आपका यहां पे बेलन है, और एक आपका अर्ध गोला है। तो सबसे पहले यहां पे आयतन, अगर वॉल्यूम निकालना है सभी का, तो हम जानते हैं वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। शंकु का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर बेलन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और फिर इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2/3
पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से पहले सबसे पहले कॉमन क्या क्या होता है वो कॉमन को कर लो, है ना। यहां पे कॉमन क्या होता है उस चीज को आप देख लो। तो यहां से अगर कॉमन की बात किया गया है तो यहां से आपका पाई कॉमन हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे बच जाएगा 1/3, आर स्क्वायर कॉमन हुआ, यहां पे एच का मान देखो किसका, इसका, ये शंकु है तो शंकु के एच का जो मान है वो देखो कितना है ना। एच का मान जो होगा वो कितना, देखो यहां पे ये यहां से यहां तक की टोटल लेंथ आपका 15.5 है। टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक का आपका 15.5 है, जिसमें कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो आपका 6 दे रखा है। हम जानते हैं कि त्रिज्या आपका जो 3.5 है तो त्रिज्या इसका भी 3.5 होगा, तो ये भी आपकी जो लेंथ होगी 3.5 होगा। तो ये वाला लेंथ आपको निकालना है एच, ये आपका शंकु की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर क्या करेंगे कि 15.5 में से आपका ये वाला घटेगा 3.5 घटेगा, और फिर ये वाला आपका टोटल घटेगा कितना, -6 घटेगा। तो यहां से देखो 5 जीरो चल गया, और यहां से आपका 15 में से 3 चल गया, 12 में से यहां 6 चला गया, कितना, ये 6 आ गया। मतलब इसकी जो आपकी लेंथ हो गया, ये लेंथ जो हो जाएगा, तो ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा बताना। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी, बोलो भाई, क्लियर है यहां तक, बोल दो। तो यहां तक आप देख पा रहे हैं 6 हो गया, तो ये आपका 6 हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन हुआ, तो यहां के एच की बात करेंगे, ये आपका किसका है, बेलन का है। तो बेलन की ऊंचाई आपका ये भी देखो 6 हो गया ना। फिर देखो यहां पे प्लस 2/3 आर का वैल्यू यहां पे देखने को मिला कि आर का जो वैल्यू है सभी जगह आपका 3 पॉइंट कितना है, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको सॉल्यूशन करना है, और ये 22/7 आर की अगर बात करें तो आर हो गया 3.5, तो ये आपका 7/2 लिख सकते हैं कि नहीं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अगर यहां पे ये 3.7 लिखें तो ये आपका 3.7 को ही लिख सकते हैं क्या, 7/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर स्क्वायर सब जगह कॉमन हो गया। तो यहां से आपका आ गया, ये 2 बार में कट गया, 6×2 8 यहां पे हो गया, 2 से 2 कट गया, और ये 7/3 आ गया। तो यहां से देखेंगे 8 या 24, 24 और 7 हो गया कितना, 31/3 आ गया। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से 7 से 7 कट गया, 2 से आपका ये 11 बार में कट गया। ठीक है, और कहीं नहीं कटेगा। तो यहां पे आ गया 7 कहीं 7 और 7 या 21 गुणा 11 अगर करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 7 और 7 1 8, 2 1 3, और ये 2 आ जाएगा, और ये 6 से आपका कटेगा। तो 6 3 18, तो ये 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 58, 9 6 54, 9 6 54 आ जाएगा। ठीक है, 9 6 54 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया 27, 2 आ गया तो 2 27, तो 6 चौक 24, देखो तो शंकु का लेंथ हाँ 6 होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो आपका ये कटकर ये 39 आया, तो 39 आपका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका आ गया, देखो तो यही ना आ जाएगा, 39 एक ऑप्शन है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, मतलब ये आंसर आपका आ गया, सी इसका सही आंसर हो गया, सी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बोलो। तो यहां पे देखो कह रहा कि तो यहां पे देखो कि कह रहा कि 3 8, ये देखो ये आपका इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, और यहां पे जो डी अंतर देखो कितना है, डी का अंतर यहां 5 है, सब जगह 5 5 का अंतर होगा, सब जगह 5 5 का अंतर होगा। और ये आपका जो है टी एन, ये आपका 78 दे रखा है, टी एन जो दे रखा है, टी एन जो है ये आपका 78 दे रखा है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, देखो यहां से टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी इंटू डी होता है। ए का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, टी एन का मतलब 78 दिया हुआ है। तो यहां से n निकालना है n माइनस 1, और d का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से 78 और 3 प्लस 5n, और ये आपका -5 आ गया। तो यहां से -2, ये -5 में से 3 जाएगा, तो -2 इधर जाके आ जाएगा, प्लस आपका 80 हो जाएगा, और ये 5n।
तो यहां से n की अगर बात करें तो ये 16 हो गया। मतलब ये n जो 78वां जो पद है, 18वां 78 जो अंक है, ये 16वां पद हो जाएगा। 16वां पद ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 16वां पद। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारह में से 6 3 9, 6 ही होगा, 6 होगा भाई। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करना, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 1 9। मतलब ये आपका देखो यहां पे जब सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे देखो 4 दूनी 8 1 9, तो ये आपका 9 बटा कितना आ गया, 4। तो जब 9 बटा 4 आ गया, तो 9 बटा जब ये 4 आया, तो ध्यान दो 9 बटा जब ये 4 आया तो 4 ऊपर चल गया, तो ये आपका जो आएगा, जब ये 9 बटा 4 आ गया तो ऊपर ये 4 आ जाएगा और इसको 9 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बात समझो कि यहां पे 9 बटा 4 अगर हम यहां से देखेंगे, देखो यहां से ये 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 बटा 4, 4 ऊपर चल जाएगा तो 4 बटा 9 हो जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 4 बटा 9 कर दिए, 4 बटा क्या कर दिए, 9 कर दिए इसको। फिर 9 तिया 27, 27 और 4 ये 31 हो जाएगा, ये आपका 31 हो गया, है ना। यहां पे 9 तिया 27, 27 और 4 31 हो गया, और 31 बटा 9, 31 बटा 9 मतलब ये आपका 31 बटा 9 हुआ। तो 31 बटा 9, 9 ऊपर चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 9 ऊपर चल गया तो ये आपका हो गया 9 बटा 31 हो जाएगा। ये आपका 9 बटा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर 31 इकाई 31, 31 इकाई 31 और ये 40 बटा 41 हो जाएगा। अब 40 बटा 41 हो जाएगा तो ध्यान देना कि ये 31 इकाई 31, 31 और 9 40 बटा 41, 31 हो जाएगा। तो यहां से अगर इसको करेंगे 40 बटा 31 तो नीचे आपका 40 हो जाएगा, ऊपर जाके आपका क्या हो जाएगा, ऊपर जाके आपका 31 और ये 40 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 160 और 5 इकाई 5, 5 तिया 15, ये 155 बटा 40 होगा। तो ये 5 बटा आपका कितना होगा, 40। तो ये आपका 1 बटा 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 1 बटा 8 सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं और मिलते हैं अभी जस्ट 6 to 8 में। 6 to 8 के क्वेश्चंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, समझिए बातों को, देखिए तो आपका ये क्या है, ठीक है इधर देखिए, कह रहा है कि आपका कैंसर यानी कि ये आपका, इसका अर्थ क्या होता है, केकरा होता है। और कैंसर में सेल डिवीजन इतना ज़्यादा होने लगता है, कितना, सेल डिवीजन इतना ज़्यादा होता है कि आपका गड़बड़ होने लगता है, सब कुछ यानी कि अस्त व्यस्त हो जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को, यानी कि अध्ययन को क्या बोलते हैं, कैंसर की स्टडी को, यानी कि स्टडी को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आगे आइए, कह रहा सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो गया। देखिए यहाँ सोडियम के साथ सल्फेट लग गया, सोडियम यानी कि Na2 और सल्फेट मतलब SO4। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, Na2SO4 होता है, ये सोडियम सल्फेट का होता है। अगर यहीं पे अगर आपका और भी साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं जा रहा, नहीं साउंड तो जा रहा होगा, साउंड तो हमारे यहाँ क्लियर है, ऐसे कैसे हो सकता है साउंड नहीं जा रहा है, साउंड जा तो रहा है, ऐसे साउंड जा रहा है जी, साउंड जा रहा है। बाकी को साउंड जा रहा है कि नहीं, बताओ बताओ जल्दी। राखी को साउंड नहीं जा रहा है, बाकी को साउंड जा रहा है, जल्दी बोलो, अरे बोलिए बोलिए, डू फास्ट जल्दी। बाकी लोग भी तो जुड़े हैं हमारे सेशन में, जल्दी बोलिए, साउंड क्लियर है, ओके है, ओके आ रहा है। फिर आपको कैसे नहीं साउंड जा रहा है राखी जी, कैसे नहीं जा रहा है, आपको साउंड जाना चाहिए ना, समझिए बातों को। चलिए अब देखिए 2-3 चीजें और याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए कि HCl हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है, किसका है आपका, हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड का है। और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक आपका क्या, आपका एसिड का है, ठीक है ना। तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये किसका आपका,
कैल्शियम आपका कार्बोनेट का है, कार्बोनेट का है, ठीक है। और Ca कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका कैल्शियम, आपका कैल्शियम आपका ऑक्साइड है। इसी को कहते हैं क्या, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, चूना कहते हैं। दूसरी बात देखिए, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका CaOH का आपका होल ट्वाइस। ये क्या है आपका कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, यानी कि बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। समझ गए बातों को, यस सर जी सर। जितना बात लिखवाते हैं उतना पढ़ाते, पढ़ लो बस, सिलेक्शन देखना डन मानो। देखो, करावृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पौधे की पत्ती डैश प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होता है आपका, 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के इसका पत्ती होता है, बताइए बताइए, कितने प्रकार के इसका पत्ती होता है। इसका पत्ती आपका 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के इसके पत्ती होता है बताइए। एंजियोस्पर्म का पत्ती कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 2 प्रकार के होता है, देखिए, एक होता है आपका एक बीजी पत्री होता है, फिर एक 2 बीजी होता है। एक होता है आपका एक बीज पत्री होता है, एक बीज आपका पत्री होता है, और एक क्या होता है आपका, यानी कि 2 बीज आपका पत्री होता है, ठीक। डियर प्लीज 1 सेकंड वेट करिए, 1 सेकंड वेट करिए जरा। डियर प्लीज 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 1 सेकंड वेट, 1 सेकंड वेट करिए। देखिए, ध्यान से कीजिए, एक बीज पत्री होता है और दूसरा आपका क्या होता है, 2 बीज पत्री होता है। अच्छा, एक बात और देखिएगा, जो आपका आवृत बीजी पौधा, जो आपका आवृत बीजी जो पौधा होता है, इसमें आपका यानी कि बीज जो होता है कहाँ, फल के अंदर होता है। यहाँ बीज कहाँ होता है, फल के अंदर। यहाँ बीज जो होता है, समझिए बातों को, यहाँ आपका बीज कहाँ होता है, बीज आपका फल के अंदर। बीज आपका कहाँ होता है, तो आपका फल के अंदर होता है। बीज आपका कहाँ होता है, यहाँ तो फल के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पे फूल फल पत्ती सब आपका वेल डेवलप होता है। यहाँ क्या होता है आपका, तो फूल भी होता है, आपका फल भी होता है, पत्ती भी होता है, सब आपका होता है। फूल फल और आपका पत्ती सब कुछ आपका होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे कराए कि डैश कोशिका की एक आपका प्रकार की अवशिष्ट आपका निरस्तरण प्रणाली है आपका। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ आपका खराब हो चुके कोशिकांगों को, यानी कि पचकाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। कोशिका को साफ रखने में क्या करता है, मदद करता है। कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। समझिए बातों को, देखिए, तो कोशिका को साफ रखने को लाइकोसोम जो होता है, लाइसोसोम, ये क्या कहता है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये कोशिका को सफाई, जैसे कोई मर उड़ गया तो उसको साइड कर देता है उठा पठा करके, ठीक है ना। तो इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या का थैली, यानी कि थैली किसकी आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है, लाइसोसोम को, ठीक है। और माइक्रोकंडिया को क्या कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है डियर, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइक्रोकंडिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइक्रोकंडिया को, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला देखिए,
अगला आपका क्या है, कराराना टिग्रीना आपका क्या है, तो ये आपका मेढक है, मेढक का वैज्ञानिक नेम है, एशियाई मेढक का माय डियर क्या है, वैज्ञानिक नेम है आपका। राना टिग्रीना क्या है, एशियाई जो आपका क्या है, एशियाई मेढक है, उसका वैज्ञानिक नेम क्या है आपका, राना टिग्रीना है। आगे देखिए, है आगे आपका 58 नंबर है शायद, रुकिए, चलिए देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, कर आपका यानी कि सोमा क्लोन, सोमा क्लोन क्या होता है, देखिए सोमा क्लोन का मतलब क्या है आपका, टिश्यू कल्चर के द्वारा हम इसका उत्पादन करते हैं। देखिए सोमा क्लोन जो है आपका ये क्या होता है, टिश्यू कल्चर से आपका होता है, टिश्यू आपका कल्चर, टिश्यू कल्चर आपका होता है, टिश्यू आपका कल्चर, टिश्यू कल्चर से इसका उत्पादन होता है सोमा यानी कि क्लोन का। और इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जैसा आपका जो स्टार्टिंग वाला पौधा है वैसे ही आपका ये भी बनता है, ठीक है ना, वैसे ही आपका क्या बनता है, ये भी बनता है। यानी कि जैसा आपका पेरेंट सेल है, यानी कि पेरेंट जो है आपका पौधा है ना, वैसे ही इसका आगे वाला जो पौधा होगा वो भी बनेगा। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या कि जैसे कि देखिए समझिए बातों को, अगर ये एक पेड़ है, ये एक आपका क्या है, पेड़ है, और इस पेड़ के अंदर मान लीजिए कि आपका ये पेड़ है और इसमें कुछ डाली है। देखिए टिश्यू कल्चर कैसे होता है समझिए, इसमें आपका मान लीजिए कि आपका एक डाली है, ठीक है, और इसमें आपका बहुत सारे आपका क्या है, तो पत्ती आपका लगा हुआ है, ठीक है ना, पत्ती लगा हुआ है। अब इस डाली को क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इस डाली को यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको छील करके और मिट्टी लगाएंगे, फिर इस मिट्टी वाले इसमें जब इसमें सोड़ दे देगा तो इसको कट करेंगे और दूसरा जगह हम रोपेंगे, तब इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो सोमा क्लोन क्या है आपका, तो टिश्यू कल्चर है। तो इसमें से आपका कोई नहीं कह रहा है कि पौधा जो रासायनिक रूप से स्रोत पौधे के समान हो, नहीं रासायनिक रूप से नहीं होता आपका, ये गलत बात है, रासायनिक रूप से समान होगा टिश्यू कल्चर नहीं। पौधा जो आपका आकारीय रूप से आपका मूल पौधे के समान है, नहीं। देखिए उसके बाद क्या, आकार रूप से नहीं, उसका पूरा जैसे कि जो मूल पौधा होता है वैसा होता है, आकार रूप से वो थोड़े हुआ, आकार नहीं, उसका प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगा, पूरा गुण, ठीक है। कह रहा कि पौधा जो स्वतः ही आपका मूल पौधे के समान हो, नहीं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये टिश्यू कल्चर से आपका तैयार होता है, यानी कि वैसा पौधा आपका बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो 58 हो गया, 59 नंबर है क्या, देखिए कह रहा है कि ओपेरियन के अनुसार पृथ्वी के यानी कि आदिम वातावरण में निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो ओपेरियन के अनुसार यानी कि जैसे कि जब उत्पत्ति हुआ, मतलब अर्थ का उत्पत्ति हुआ, उस उत्पत्ति के समय में आपका ऑक्सीजन उपलब्ध आपका नहीं था, समझ गया आपको, ऑक्सीजन आपका उपलब्ध नहीं था, यानी कि ये आपका नहीं था। तो स्टार्टिंग में क्या आपका नहीं था, पृथ्वी के वातावरण में, बहुत पुरानी बात है, तो आपका ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। बाकी आपका कुछ गैस था बाद में आपका, तो आप सोचेंगे कि सर ऑक्सीजन नहीं था तो फिर इस वातावरण में पहले यानी कि लोग सांस कैसे लेते थे, स्टार्टिंग फेज में थोड़े ना हम और आप थे, नहीं थे, बैक्टीरिया से चीज़ों का धीरे धीरे पानी से उत्पत्ति हुआ है तब आगे बढ़ा है। तो यानी कि ऑक्सीजन आपका स्टार्टिंग में नहीं था। और डियर यही आपका 59 को आपका मतलब प्रश्न जो था 59 तक की आपका साइंस का था, इसके बाद आपका साइंस का प्रश्न नहीं है, समझ गए बातों को, ठीक है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ध्यान से आप सुन लीजिए डियर, ठीक है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है साइंस में तो आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे जाइए और आपका दंगल यानी कि आपका दंगल साइंस के लिए मिल जाएगा, साइंस जो आपका 8 नंबर कॉमन पेपर में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपका उसके बाद क्या 1-2 इन्वायरमेंट का भी कभी कभी आ जाता है, तो सब आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी आप ये मत सोचिए कि उसका कुछ फीस रखा गया है, आपको ये अभी रखना है कि अभी से सर एग्जाम तक उसमें बेहतर मैं आपको पढ़ाऊंगा, उन चीज़ों को अभी लाभ उठाना है, क्योंकि अभी आपके पास ये वक्त नहीं है कि आप 100-200 रुपया के घाटा और नफा देखिए, आपके पास वक्त ये है कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो जाए, इन चीज़ों पर केयर करना है। तो सिलेक्शन ये 8 नंबर जो दिख रहे हैं ये मेरे हाथ में, यानी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये आपको इस दंगल बैच से पूरा कवर हो जाएगा बेहतर तरीके से। और एक बार आप इस बैच में जा करके देखिए, प्रीवियस ईयर सब करवाया हुआ है, आपको उसका मतलब उससे आप पहले बेनिफिट लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो अंदर एंट्री करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, चलिए बाय बाय, टेक केयर।